Good morning, all of you. I hope you all are well. So, students, we are finished with the syllabus of the month of April, and now we are beginning towards the month of May. And for that, today we are going to start with lesson number 2 of history, and the name of the lesson is The Rise and the Growth of the Company Power, part number 1. So students, in this chapter what we are going to cover is the different companies that comes to India for the purpose of trade, and what happens to one by one to them, and at last the Britishers left and they continued with the trade, and they finally conquered the India. So they were not only Britishers who come to India for the purpose of trade. केवल ब्रिटिशर्स ही नहीं थे जो इंडिया की वेल्थ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे. एज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, बहुत बच्चों के इससे रिलेटेड डाउट्स भी थे दैट वो वेल्थ से अट्रैक्ट हुए थे या उन्होंने हमारी कंट्री को कॉन्कर क्यों किया, कॉलोनाइज क्यों किया. सो स्टूडेंट, देयर इज़ नॉट ओनली द वन रीज़न कि उन्होंने क्यों इंडिया को कैप्चर किया. मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ट्रेड के पर्पज़ से आए थे, और लेकिन इंडिया की वेल्थ से वो बहुत अट्रैक्ट हो गए. उन्होंने देखा कि इंडिया के पास बहुत ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऐसे रॉ मटेरियल्स हमें यहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं जिससे हम अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं. साथ ही साथ इंडिया में जो गुड्स थे वो चीपर प्राइस पे थे, तो उनको लगा कि हम यहाँ से ख़रीदेंगे और अपने कंट्री में जाके उसको हाई प्राइसेस में सेल करेंगे. उसके अलावा इंडिया में उस टाइम पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी बिकॉज ऑफ द वीक मुग़ल एम्पायर. बहुत वीक हो गई थी उस टाइम पे, और यूनिटी भी नहीं थी. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत थी. जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होगी तो वो फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर नहीं कर पाएंगे. सो दैट वाज द रीज़न. सो सबसे पहले इंडिया में जो एंटर हुए थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड वर द पोर्टुगीज. So the Portuguese in India. India has a commercial relation with the countries of the West since long time. The Mughal emperors had failed to guard the sea coast due to lack of the strong navy. Thus India became an easy trading destination for the European power who fought for the rich control of Indian trade and the natural resources. तो पोर्चुगीज सबसे पहले थे जो इंडिया में जिन्होंने एंट्री ली थी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. इंडिया का काफ़ी अच्छा कमर्शियल रिलेशंस था कंट्रीज़ के साथ बहुत लंबे टाइम तक. उस टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर रूल कर रही थी, तो मुग़ल एम्प्रेस ये माना जाता है कि औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स आए दे वर वेरी वीक, और वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे कि वो एम्पायर को लॉन्ग रन तक सर्वाइव करा पाए जैसे कि बाकी के रूलर्स थे. तो मुग़ल एम्पायर उस टाइम पे काफ़ी वीक हो गई थी, और अपने सी कोस्ट को वो ज़्यादा गार्ड नहीं कर पाए क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी. इसीलिए बाहर से लोगों का आना इंडिया में काफ़ी इजी हो गया था, कोई रोक नहीं सकता था, और यूरोपियंस के लिए एक तरीके का डेस्टिनेशन बन गया था ट्रेड के पर्पस के लिए. और उन्होंने इंडिया के रिच कंट्रोल करने की कोशिश करी ट्रेड के पर्पस से. ट्रेड उन्होंने मीडियम बनाया, और साथ ही साथ वो नेचुरल रिसोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे. उनके ट्रेड करने के लिए, उनकी एंट्री इंडिया में आने के लिए उनसे पहले, सबसे पहले देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज वास्को डिगामा. वास्को डिगामा जो थे, ही वाज अ पोर्चुगीज नेविगेटर. वो एक नेविगेटर थे जिन्होंने इंडिया तक के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल पोर्चुगीज से इंडिया तक का एक सी रूट डिस्कवर किया था कि हम कैसे अपनी कंट्री से, जो हमारी यूरोपियन कंट्री है, यूरोप है, वहाँ से कैसे हम पहुँच सकते हैं इंडिया तक. क्योंकि देखिए उस टाइम पे कोई ऐसा बहुत ही एडवांस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता नहीं था. यूजुअली जो ट्रेड होता था वो सी के थ्रू ही होता था. तो ये नेविगेटर थे और इन्होंने ये सी रूट डिस्कवर किया था. आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे ब्रिटिश आइलैंड है, ठीक है. यहाँ ब्रिटिश का दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और यहाँ से ये सी रूट आ रहा है. और ये सी रूट जो उन्होंने डिस्कवर किया था दैट इज़ हेयर, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप. क्लियर नहीं है पिक्चर में, बट आप नाम ध्यान से सुनिएगा, केप ऑफ गुड होप. ये एक सी रूट था जो कि आप यहाँ देख सकते हो जाके इंडिया में कनेक्ट हो रहा है. तो ये सी रूट जो था वो वास्को डिगामा ने फाउंड किया था, डिस्कवर किया था.
और वो पहुँचे थे कैलिकट जो कि साउथ में है। और ही वॉज देयर इन ऑन May 20th 1498। और वो अपने 4 शिप्स के साथ गए थे जिस पे 118 सेलर्स थे। तो पोर्चुगीज जो थे उनके इस विजिट के बाद, क्योंकि उनको सी रूट मिल गया था, तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर जो था वो कोचिन, गोवा, दमन एंड दीव में इस्टेब्लिश कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आए थे देवर डच इन इंडिया। ठीक है, अब इन सबको, अब एक आए उसके बाद दूसरे आए, तो पहले ने दूसरे से फाइट करी, तो धीरे धीरे ये जितने भी आए थे बाहर से, ये सब धीरे धीरे हार गए थे, कहीं ना कहीं सब डिक्लाइन हो गए थे। बहुत रीज़न है इनके पीछे, क्लियर कट रीज़न हर किसी का हिस्ट्री में नहीं दिया हुआ, बट हाँ ये माना जाता है कि ब्रिटिशर्स से वॉर हुई थी उनकी, और डिक्लाइन हो गए थे धीरे धीरे, इतने पावरफुल नहीं थे वो। उसके बाद इंडिया में डच आए। ठीक है, डच जो थे वो इंडिया के साउथ में जो स्पाइस मार्केट थी उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे वो, और दे अंडरटुक सेवरल वॉयजेस। वॉयजेस का मतलब क्या होता है? वॉयजेस मतलब ट्रैवल करना, बट ट्रैवलिंग का मोड क्या होगा? सी, तो वो वॉयज को कहते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे वॉयजेस करे थे, और उन्होंने फाइनली जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उन्होंने फॉर्म करी थी 1602 में। उनके इम्पोर्टेंट सेंटर्स मछलीपट्टनम में थे, सूरत, पटना, कोचिन, बसलौर, ये सारी जगह इंडिया में है। इन्होंने यहाँ पे अपने सेंटर्स जो थे वो इम्पोर्टेंट सेंटर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करे। ये किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते थे? कॉटन का एक्सपोर्ट करते थे, क्लोथ्स का करते थे, रॉ सिल्क का करते थे, ओपियम का करते थे। ओपियम इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग। ठीक है, उसका करते थे। इंडिगो, इंडिगो इज़ अ ब्लू डाई। ठीक है, डाई को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ये इंडिया से क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें उनको ईजिली मिल जाती थी, तो जो प्रॉफिट होता था वो उनको मिलता था। सो धीरे धीरे डच जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्पाइस ट्रेड पे अपनी मोनोपोली जो थी वो इस्टेब्लिश कर ली थी, और उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेड लिंक इंडिया के साथ उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन देयर वर मेनी रीजंस, एज आई टोल्ड यू, कोई पर्टिकुलर रीज़न मेंशन नहीं है। आप सर्च करोगे तो देयर वर डिफरेंट रीजंस कि डच क्यों डिक्लाइन हुए थे। देर समटाइम्स यू विल फाइंड कि बहुत लोग ये कहते हैं कि डच जो थे दे बिकम करप्टेड, वो बहुत करप्ट हो गए थे, क्योंकि इतनी सारी वेल्थ देखकर और इतनी सारी चीज़ें देखकर वो फाइनेंशियल उनको बहुत लॉसेस हो गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा लालच में वो लोग आ गए थे कि उनको धीरे धीरे लॉस होने लगा था। एक्सेस मनी भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो वही उनके साथ हुआ, और उनकी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने उनको सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स की लगातार फाइट हो रही थी, अटैक्स हो रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे, हर कोई चाहता था अपने इंडिया पे कैप्चर करना, इंडिया पे ट्रेड करना, हर कोई अपनी मोनोपोली चाहता था। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी जिस वजह से धीरे धीरे क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। उनकी गवर्नमेंट ने भी उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया, और इसी बिहेवियर की वजह से गवर्नमेंट की कंपनी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। देन द कम द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। फिर ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, जिसमें सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो ब्रिटिश नेविगेटर थे, जिन्होंने वॉयज लिया था वर्ल्ड का 1579 में। और वो वॉयज कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के लोगों को इनकरेज किया कि हम जाके ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ट्रेड करते हैं, वहाँ चलते हैं हम लोग। सो इस नेविगेशन के बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो वो वहाँ पे उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी वो वहाँ पे उस टाइम पे क्वीन थी, और उन्होंने अपने सी फेयरर्स कौन होते हैं? जो सी पे ट्रैवल करते हैं, मतलब सी के थ्रू, सी सेलर्स जो होते हैं जो शिप पे ट्रैवल करते हैं, वो उनके कुछ नाम दे रखे हैं, जेम्स लैंस्टर, जॉन माइंड हॉल, कैप्टन रेमन। इन सबको बोला कि आप जाओ और इंडिया में जाके चीज़ें देखो, जाके पता लगाओ और रास्ते का पता लगाओ, ट्रैवल करके आओ। तो वो लोग वहाँ गए, उन्होंने सारी चीज़ें आके उनको इन्फॉर्म करी। उसके बाद फाइनली 31 दिसंबर को 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने रॉयल ग्रांट रॉयल चार्टर एक्ट पास किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्टर एक्ट क्या बताता है? ये चार्टर एक्ट ने दिस चार्टर एक्ट गिविंग द राइट, सोल राइट टू द ट्रेड विद इंडिया। ये जो चार्टर एक्ट क्वीन एलिजाबेथ ने पास किया था, इसका कहना ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आके इस्टेब्लिश हुई थी, उनको सोल राइट है। दैट इज अ चार्टर एक्ट क्लियरली मेन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड को नाउ compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई और ट्रेडिंग ग्रुप अपना
सेंटर जो है वो लाकर इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहेगी जो कि ट्रेड करेगी। कंपनी जो है अब कंपनी now had the right to undertake voyages to new unknown market from where it could but goods at cheaper rates and can sell it back in Europe at higher prices। तो इससे क्या था, उन्होंने अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश करी कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि इंडिया में रहेगी और वो ट्रेड करेगी। इसके साथ साथ जो कंपनी है वो अलग अलग जगह जाएगी, वॉयजेस करेगी और अननोन मार्केट्स में जाएगी, जहाँ वो पता लगाएंगे कि कहाँ ऐसे गुड्स हैं जो कि चीपर रेट्स पे मिलते हैं। वो चीपर रेट्स में वो गुड्स खरीदेंगे और अपनी कंट्री में आके, दैट इज़ इन यूरोप में वापस आके उसको हाई प्राइसेस पे सेल करेंगे। तो कोई भी चीज़ आपने सस्ते दाम में खरीदी, आप उसको हायर प्राइसेस में बेच रहे हो तो यू विल गेट द प्रॉफिट। तो ये रॉयल चार्टर एक्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल इंडिया में जो है ट्रेड करेगी और कोई बाहर से कोई कंपनी आकर इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। ऑब्वियसली होगी तो दे विल बी फाइट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंडरटुक वेरी वॉयजेस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग वॉयजेस में वो गए, मतलब उन्होंने अननोन मार्केट्स में, जैसे ऑर्डर था सुमात्रा, जावा, मॉलिक्यूल्स, ये जो जगह दे रखी है इंडोनेशिया में है ये सब। 1608 में ये काफ़ी जगह गए, लेकिन फाइनली इन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट, जो पहली अपनी फैक्ट्री थी, वो इन्होंने फाइनली क्या करा, इंडिया में आके उसको इस्टेब्लिश करा। तो उनकी जो फैक्ट्रीज थी वो वहाँ पे आके लग गई। उसके बाद 1613 में जब ये लोग यहाँ पे थे, तो उस टाइम पे मुग़ल एम्परर जहांगीर था, जो कि जिन्होंने इनकी बहुत हेल्प करी थी। और उन्होंने, जहांगीर ने एक फरमान इशू किया था। फरमान इज़ अ काइंड ऑफ रॉयल ऑर्डर। एक रॉयल ऑर्डर इशू किया था जिस पे उन्होंने इंग्लिश को, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को, परमानेंटली अपनी फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश करने का ऑर्डर दिया था। दैट इज़ अ काइंड ऑफ हेल्प टू देम। अब उन्होंने ये हेल्प उनकी क्यों करी थी, दैट रीज़न इज़ ऑल्सो नॉट फॉर श्योर। क्योंकि देखो, हिस्ट्री में देवर वेरियस एविडेंस। हिस्टोरियंस अलग अलग तरीके के अपने अपने एजम्पशंस लगाते हैं। कुछ चीज़ें जब क्लियर नहीं होती, स्पेसिफिक प्रूफ नहीं होता, तो आपको उसके बहुत सारे सोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने फरमान इशू किया था, उनकी हेल्प करी थी कि वो परमानेंटली सूरत में अपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं फैक्ट्री। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कई रीजंस ये कहते हैं कि जहांगीर की कुछ पर्सनल हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे। आई थिंक उनकी फैमिली में कोई बीमार था या कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हेल्प करी थी। उनकी जो एडवांस मेडिसिन थी वो प्रोवाइड हुई थी, जिस वजह से जहांगीर के ऊपर, जहांगीर डजंट वांट कि वो ये इशू करे, लेकिन उस प्रेशर में आके उनको वो इशू करना पड़ा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि पोर्चुगीज जो इतने लंबे टाइम तक वो सूरत पे ट्रेड कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने उनको हराया था और जहांगीर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि हम पोर्चुगीज से रिलीज़ हो गए हैं, और इसलिए उन्होंने उनको परमिशन दे दी थी। कुछ रीजंस ये भी कहते हैं कि शायद ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इनको एक तरीके का लालच दिया था कि भाई हम आपकी ऐसे हेल्प करेंगे, हम आपके साथ ये कर सकते हैं। तो इस वजह से जहांगीर थे, उन्होंने फाइनली एक फरमान इशू किया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी फैक्ट्री परमानेंटली सूरत में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे पहले जो थी वो सूरत में इस्टेब्लिश हुई, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को और एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे पहले ये कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, सूरत में। नाउ द नेक्स्ट वन, द फ्रेंच इन इंडिया। अब मैंने आपको बताया था कि पोर्चुगीज और डच का इतना डिटेलिंग में हमें नहीं पता है कि क्या हुआ था। ब्रिटिशर्स ने उनको हराया ज़रूर था, वो डिक्लाइन भी हो गए थे। लेकिन जो फ्रेंच है, जो फ्रांस का जब इंडिया में आए थे, क्योंकि दे ऑल्सो वांट, वो भी अट्रैक्ट हुए थे, वो भी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे, वो भी अपनी मोनोपोली चाहते थे, ब्रिटिशर्स अपनी मोनोपोली चाहते थे। लेकिन जो फ्रांस और ब्रिटिशर्स की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री। बहुत क्लियरली मेंशन है हिस्ट्री में, क्योंकि उनके बीच में एक वॉर हुई थी और वो काफ़ी फेमस है, और आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। सो द फ्रेंच इन इंडिया, द फ्रेंच कंपनी जो थी, उन्होंने इंडिया में आए, उन्होंने 1664 में फाउंड हुई थी, और जो फ्रेंच फैक्ट्री थी वो इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में फ्रांसिको कैरन के थ्रू, जो कि सूरत में हुई थी 1668 में। ठीक है। फर्दर फैक्ट्रीज वर इस्टेब्लिश इन मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी एंड सूरत।
तो और भी उन्होंने काफ़ी सारी अपनी फैक्ट्रीज लगाई। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उस टाइम पे, देवर ऑल्सो देयर, उनकी भी फैक्ट्रीज थी। सो जो इस्टेब्लिशमेंट था, पोर्चुगीज थे, डच थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, ये सारे भी अपनी फैक्ट्रीज जो थे इंडिया में लगा रहे थे। दे ऑल्सो वांट कि वो अपना, उनकी मोनोपोली, उनका ट्रेड हो। तो इन सब चीज़ों ने क्या किया था, इट क्रिएटेड अ फियर्स कंपटीशन एंड द राइवरी अमंग देम। उन सब के बीच में एक राइवरी हो गई थी, बदले वाली जो रिवेंज की जो एक फीलिंग होती है वो उन सब के मन में आ गई थी कि भाई हमें इनसे बदला लेना है, इनको हटाना है। राइवरी मीन्स दुश्मनी। तो एक दुश्मनी वाली जो फीलिंग थी वो उन सबके मन में आ गई थी, दैट बिकॉज एवरीवन वांट्स मोनोपोली। सो ऑल ऑफ देम वांटेड टू एक्सेल इन ट्रेड बाय अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। हर कोई चाहता था कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, टू प्रिवेंट ईच अदर फ्रॉम द प्रॉफिटेबल डे, कि किसी एक को फायदा ना हो ट्रेड से। और इस वजह से क्या हुआ, दे ऑल एंगेज इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, और ये सब लोग क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हो गए। स्पाइसेस लाइक क्लोव, कार्डमन, पेपर, सिल्क, कॉटन, ये सारे ऑब्जेक्ट्स थे उस टाइम पे जिनका ट्रेड किया जाता था, जो कि इंडिया में ही मिलते थे उस टाइम पे। सो दे ऑल्सो रेज आर्म अगेंस्ट द लोकल रूलर्स। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, उस टाइम पे काफ़ी लोकल रूलर्स भी थे इंडिया में जो कि रूल कर रहे थे। हालांकि उनका रूल धीरे धीरे काफ़ी डिक्लाइन हो गया था, बिकॉज ब्रिटिशर्स एंड दीज ऑल यूरोपियन पावर्स वर वेरी पावरफुल, काफ़ी पावरफुल थे ये। तो जो भी कोई लोकल रूलर अपोज करता था कि नहीं, हम आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते थे, तो उनके खिलाफ वो क्या करते थे, दे रेज आर्म्स, दैट मीन्स फाइट करते थे। सो दस द पॉलिटिक्स एंड द ट्रेड बिकम्स इंसेपरेबल। इससे जो पॉलिटिक और ट्रेड था वो बिल्कुल इनसेपरेबल कॉन्सेप्ट बन गया था, बिल्कुल अलग था वो। बिल्कुल ट्रेड अलग है और पॉलिटिक्स जो थे वो अलग था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स हो रही थी इनमें, उनको अलाउ नहीं कर रहे थे वो। और जब वो उनको अलाउ नहीं करते थे तो ये क्या करते थे, आर्म्स का यूज़ करते थे, वेपन्स का यूज़ करते थे और फाइट करने की कोशिश करते थे। Now the next one is, in order to have monopoly over the trade, अब हर कोई चाहता था कि मोनोपोली हो उसकी ट्रेड में। सो इट वॉज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिशर्स टू एलिमिनेट देयर राइवल्स। अब ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत एडमेंट थे कि हमें अपनी मोनोपोली चाहिए इंडिया में और हमें ट्रेड करना है। सो इन सब की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि पोर्चुगीज और डच के साथ तो दे हैव ऑलरेडी फॉट, वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो गई थी, लेकिन फ्रेंच को डिफीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया दैट विल डिफीट देम। और इसी वजह से क्या हुआ था, एंग्लो एंग्लो फ्रेंच राइवरी वॉर। ये वॉर जो थी वो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आर्मी के बीच में हुई थी। और क्या हुआ था आगे इस वॉर में, वो आप आगे डिटेलिंग में पढ़ोगे। बट टिल नाउ वी आर completed with our part number 1. Thank you.